नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और कशिश न्यूज़ पर हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो रीजनल सैटेलाइट चैनल पर आप पहली बार देखेंगे। आपने नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री या डिस्कवरी चैनल्स पर इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन हम आपको अपने बिहार की राजधानी पटना के जादूघर में जो प्राचीन पुरातात्विक चीज़ें हैं उन्हें किस तरह से सहेज कर रखा जाता है, उन्हें किस तरह से संजोया जाता है ताकि समय के थपेड़ों से वो सुरक्षित रहें और पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले लोगों के लिए वो प्रदर्शनी के योग्य बने रहें। तो हम यहाँ मौजूद हैं जादूघर के संरक्षण प्रयोगशाला 1 में। ऐसे कई प्रयोगशाला हैं यहाँ, और बता दें आपको कि यहाँ बहुत ही बारीक काम होता है। सबसे खतरनाक होता है समय का थपेड़ा, और वो अच्छे से अच्छे चीज़ों को सड़ा देता है, बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। लेकिन समय के थपेड़ों से हमारी पुरातन पहचान को, हमारी कलाकृति को, हमारी सांस्कृतिक पहचान को किस तरह से सहेजा जा रहा है, उस प्रयोगशाला में हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। एक बार ज़रा सरसरी निगाह से इस प्रयोगशाला की चीज़ों को देखिए। अलग अलग अलमारियों पे अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारी कलाकृतियों को, हमारी पुरातन पहचान को, हमारे विशेष चीज़ों को, पांडुलिपियों को संजोने के लिए काम में आती हैं। और बड़े ही मेहनत से कुछ बहुत ही प्रशिक्षित लोग बहुत ही बारीक हाथों का काम करते हुए उन्हें सहेजने में लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ जो दुर्लभ पांडुलिपियों को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। और आप कितना बारीक काम है और कितना मेहनत का काम है वो अगर यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं। हम थोड़ा इनसे समझ भी लेते हैं। आपका परिचय मैम? मेरा नाम इरम है, इरम समद। आप क्या कर रही हैं इरम जी? बेसिकली जो मैं हूँ वो पेपर कंजर्वेटर हूँ। और इसमें ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट हो चुकी है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें लाइनिंग देंगे। जापानीज़ टिश्यू पेपर होता है, उसको हम जो है पूरा लाइनिंग देंगे, जिससे कि क्या होगा, इसकी जो पेपर की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और वो बहुत सालों तक ये लाइव रहेगा। जो जितना डिटैच हो चुका है, ये जो आप इसका येलोइश देख रहे हैं, ये सारा वो एसिडिटी है जो कि पेपर में, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्टोरेज और हैंडलिंग इससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम इसकी फुल लाइनिंग करेंगे। इसकी जो इंक है वो ब्लीड होती है, तो हम इसका जो ट्रीटमेंट करेंगे वो क्लूसल जी से करेंगे। जापानीज़ टिश्यू पेपर, ये हमारा जापानीज़ टिश्यू पेपर है जो कि काफ़ी ट्रांजी है, ट्रांसपेरेंट रहता है। तो इससे हम इसकी फुल लाइनिंग करेंगे। मतलब अभी मैंने आम इसका, भाषा में कहें तो आप जापानी टिश्यू पेपर से इसको लैमिनेट हाँ करेंगे? जी, लैमिनेट करेंगे। तो ये सैंडविच बनाएंगे हम इसका, बीच में फॉलियो रहेगा, ऊपर भी जापानीज़ टिश्यू पेपर रहेगा, नीचे भी जापानीज़ टिश्यू पेपर और रहेगा। ये कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि दीमक ये, हाँ जी, लग गया है इसमें तो? ये जो है इंसेक्ट अटैक हुआ है। सिल्वर फिश होती है, इंसेक्ट अटैक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पेपर को खा जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है आगे चल के क्या होगा ना, ये जो यहाँ पर बॉर्डर बना हुआ है ये वर्डिग्रीज है, जिसकी वजह से ये जो गोल्डन पेंट है, ये जो पेपर है ये पूरा डिटैच हो जाएगा। इसीलिए हम इसको जापानीज़ टिश्यू पेपर से लाइनिंग देंगे, जिससे इसको एक सपोर्ट मिल जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, इस तरह की कितनी पांडुलिपियों पर आप काम कर चुके हैं? बेसिकली मैंने अभी बहुत ज़्यादा काम किया है। देखा जाए तो हमारा आईजीएनसी में जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं हमने उसमें काम किया है, जिसमें पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से भी बुक्स आती हैं। इलाहाबाद की जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें मैंने काम किया है। और चांदनी चौक में एक हरदयाल लाइब्रेरी है, वहाँ पे हमने बहुत सारी बुक्स को कंजर्व किया है। उसमें ये तो कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर है। उसमें जैसे आप ये जो डैमेज देख रहे हैं ना, वो पूरे फॉलियो में यही डैमेज था, तो हमने उसकी लाइफ इंक्रीज़ की है। तो बहुत काम किया है। मतलब हम निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके इस काम के बाद हमारी अगली पीढ़ी भी इस चीज़ को सही सलामत देख पाएगी। हाँ जी, ये हमारा जो बेसिक हमारा ये चीज़ होती है, ये है कि हमारा ये जो भी धरोहर है, हम उसको आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से सँजो कर रख पाएँ। बहुत अच्छी काम कर रहे हैं आप ईरम जी, थैंक यू समय देने के लिए। देखिए यहाँ कुछ और हो रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आपको पता नहीं क्या लग रहा होगा, लेकिन हम चाहेंगे हमारे सहयोगी फ़िरोज़ थोड़ा इधर आएँ। और जैसे बच्चे आमतौर पर क्लास में जब बोर होते हैं तो वो रबर को कागज़ पे घिस के कुछ इस तरह का बनाते हैं। मैं तो अक्सर बनाया करता था, इसलिए मैं वही इमेजिन कर पा रहा हूँ कि रबर को कागज़ पे घिस के वो समय अपना पास कर रहे हैं। लेकिन हम पहले इनसे जान लेते हैं ये क्या कर रहे हैं। आपका परिचय?
मेरा नाम काजल पांडे है और मैं डैनियल प्रिंट पे काम कर रही हूँ फ़िलहाल। और ये जो डैनियल प्रिंट हैं ये पेपर पे होते हैं और इसका जो प्रिंट है वो एक्वा प्रिंट होता है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, पहले हम जो स्टील की प्लेट होती है उस पे एनग्रेव करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद वाटर कलर से उस पे कलर करके देन पेपर पे उसको अप्लाई करते हैं। तो ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी पुराना है, जैसे ये 19th सेंचुरी का है, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इरेज़र क्रम्स में लेके आते हैं हम इसको। वाकई में इरेजर है। यस, इसको ये इरेज़र है, इसको हम इरेज़र क्रम्स में लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेटर। ओके, देन इसकी हम सरफेस क्लीनिंग करते हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। बहुत स्लो प्रोसेस है ये, लेकिन इसका रिजल्ट काफ़ी बेनिफिशियल लगता है। आप ये देख रहे हैं, ये फ्रेश है, ठीक है, ये फ्रेश क्रम्स हैं और ये है जो हम क्लीनिंग के बाद निकालते हैं इस पे। वो उसमें डार्क कुछ है हाँ जी, हाँ जो जी। रेसिड्यू से निकल जी, सकता है वो। जी। तो ये हम अभी सरफेस क्लीनिंग कर रहे हैं इसकी। सरफेस क्लीनिंग करने के बाद हमको डीप बाथ देंगे, इसको वाटर के अंदर डालेंगे और इसकी क्लीनिंग करेंगे, एसिडिटी रिमूव करेंगे हम इसकी। ये तो आप बिगाड़ने वाली बात कर रहे हैं। कोई पेंटिंग को आप पानी में डाल देंगे तो वो तो खराब हो जी जाएगा। नहीं, हम लोग जो एसिडिटी रिमूव करते हैं वैसे तो बहुत केमिकल्स यूज़ होते हैं, लेकिन नहीं, अग हम सबसे पहले इसकी इंक टेस्ट करते हैं। इसका कोई कलर ब्लीड नहीं होगा, इन फ्यूचर इस पे कोई डैमेज नहीं होगा और ऐसा कोई केमिकल हम यूज़ नहीं करेंगे जिससे पेंटिंग को नुकसान हो। और क्या-क्या कर रही हैं आप यहाँ? इसके अलावा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे हम काम करते हैं, जैसे इससे पहले हमने आइवरी पेंटिंग्स पे काम किया। आइवरी आप समझते हैं ना? जी, आइवरी पेंटिंग्स पे हमने काम किया, उसको हमने खोला, फिर उसकी हमने ड्राई क्लीनिंग करी, देन फ्रेमिंग करी। अभी अब वहाँ पे बिहार म्यूज़ियम में उसका एग्ज़िबिशन भी हुआ था। जी। जी, काजल जी आप लगे रहिए। तो देखिए काफ़ी कुछ हो रहा है और ये किस तरह से संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है हमारी कलाकृतियों को, हमारी धरोहर को, हमारी सांस्कृतिक पहचान को। ये वाक़ई बहुत मेहनत का और बहुत जतन का काम है और ये एक ऐसी कलाकृति है जो देखने से ही इतनी पुरानी लग रही है कि शायद आप इसकी तारीख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं और इसके लिए बाकायदा एक ग्लास डोम तैयार किया गया है ताकि जो मैं समझ पा रहा हूँ एनवायरनमेंट का जो बाहरी कंडीशन है उससे किस तरह से बचाकर काम किया जाए वो यहाँ देखने को मिल रहा है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम गौरव होगा। मैं आईजीएनसी में असिस्टेंट कंजर्वेटर हूँ। गौरव जी आप क्या कर रहे हैं ये पेंटिंग की हम लोगों ने पहले इसकी क्लीनिंग करी है, ड्राई क्लीनिंग, देन फिर हम लोगों ने इसकी केमिकल क्लीनिंग करी है। इसमें जितने भी ये लॉसेस एरिया थे, फिर हम लोगों ने उसकी इसकी फिलिंग करी है। जो जितने भी हमको यहाँ से पेंट, मतलब जो पैच था वो पैच आपने भरा है? नहीं नहीं, पैच नहीं भरा, जो प्रिंट की लेयर जो लॉस हो गई थी तो हम लोगों ने उसकी फिलिंग करी है। एक्चुअल में ये पूरी डेडली थी और पूरी डस्ट एंड डर्ट से एकदम ख़राब हो रही थी। तो इसकी एसिडिटी रिमूव करके और इसके जो लॉसिस एरिया थे उनको फिल करके। क्या एज है? इसका एज अनुमान अनुमान तो इसका 80 सेंचुरी तक तो। 200-250 साल पुरानी हम्म। तस्वीर है ये। और ये जो डोम शेप हम देख रहे हैं इसका भी कुछ स्पेशल फंक्शन है? ये एक्चुअल में ये पेंटिंग्स और पेपर की लाइनिंग्स के लिए भी होता है। जैसे पेंटिंग होती है काफ़ी बड़ी बड़ी, तो उनको वॉश मॉइस्चर देने के लिए भी होता है, हीटिंग प्रेस देने के लिए भी होता है। काफ़ी सारी चीज़ों में इस मशीन का यूज़ होता है। मुझे लगता है बिहार का ये इकलौता मशीन होगा। जी। देखिए तो हमारा जादूगर जादुई काम कर रहा है और इस तरह के कई और जादुई रोचक और आकर्षक चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। ये जो मेरे पीछे आप मशीन देख रहे हैं ये कोई साधारण मशीन नहीं है, अपने आप में इकलौता मशीन है जो पटना के जादूघर में मौजूद है। इससे संबंधित और कुछ बहुत ही आकर्षक और बहुत ही रोचक चीज़ें आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ संग्रहण का काम हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। जादूघर में हम हैं और जादुई चीज़ें किस तरह से संरक्षित की जाती है वो आपको दिखा रहे हैं और ये अपने आप में एक जादू है, विज्ञान का जादू है कि किस तरह से चीज़ों को समय के थपेड़ों से बचाकर सुरक्षित रखा जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी पुरानी पहचान से रूबरू हो सके और वो काम यहाँ हो रहा है। तो हम अभी जादूघर के बैक में जो लैब है वहाँ मौजूद हैं जहाँ चीज़ों को संरक्षित और सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है। ब्रेक से पहले हमने आप एक पहलू से रूबरू कराया था और यहाँ देखिए बारीक उपकरण, ये कोई गैराज नहीं है लेकिन यहाँ उपकरण हर तरह के उपलब्ध हैं और ये उपकरण अलग अलग बारीक से बारीक काम और मोटे से मोटे काम, बड़े से बड़े काम के लिए
उपयोग में लाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास हर तरह की चीज़ें हैं और यहाँ कुछ रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा रहा है। तो थोड़ा हम इनसे भी बातचीत करते हैं और समझते हैं कि जो जादूघर में काम हो रहा है वो कितना बड़ा काम हो रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम मनन दीक्षित है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ यहाँ कंजर्वेशन लैब जो आईजीएनसी के द्वारा चलाई जा रही है पटना म्यूज़ियम के सौजन्य से। तो यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट का काम चल रहा है। तो बेसिकली ये जो भी ऑब्जेक्ट लैब में आता है तो उसका हम एक कंडीशन रिपोर्ट बनाते हैं। उसके पहले यहाँ पे म्यूज़ियम में जो भी फेर बदल हुआ है उसका ये स्टेटस रिपोर्ट है। तो ये पूरा इसमें एसेस करके इसका डिस्क्रिप्शन डाल के फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं अपने साइन और मुहर के साथ। हम एक अंदाज़ा बस आपसे लेना चाहते हैं कि यहाँ कितना व्यापक पैमाने पर और कितना बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि बाहर लोगों को म्यूज़ियम जितना शांत दिख रहा है, अंदर हम आए तो प्रयोगशाला में उतनी ही ज़्यादा हलचल है। पटना म्यूज़ियम में अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 हज़ार ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है और इतना रिच कलेक्शन है कि यहाँ पे हर मटेरियल का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे टेराकोटा है, यहाँ पे टैक्सीडर्मी है जो नेचुरल हिस्ट्री में काउंट होता है, यहाँ पे आइवरी है जिसको हाथी दांत बोलते हैं। हाथी दांत के यहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शन है जिसकी एक एग्जीबिशन भी अभी लगी थी बिहार म्यूज़ियम में। और ऑयल पेंटिंग है, यहाँ पे पटना कलम पेंटिंग्स हैं और पेपर के कई प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। आप यहाँ पे एक देखेंगे एक रॉक क्रिस्टल का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं और हर चीज़ दिखाना संभव नहीं है, लेकिन अब सीमित समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ हम दूसरे कमरे में आ गए हैं, यहाँ भी कुछ लोग काम पर लगे हुए हैं और यहाँ बहुत सारे ऐसे मेटालिक उपकरण हैं जो संभवतः युद्ध समय के देखने से लग रहे हैं। इनके संरक्षण का और इनके सुरक्षित रखने का प्रयास यहाँ चल रहा है। कुछ यहाँ बहुत ही आकर्षक पेंटिंग्स भी हम देख पा रहे हैं और देखिए शायद सुनील सर जिनके नेतृत्व में ये पूरा काम चल रहा है वो राउंड पर निकले हैं। सर, अंदर तो काफ़ी हलचल है, बाहर जितनी शांति है, बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, क्या हो रहा है? बिहार म्यूजियम अपना पूर्ण स्वभाव पर है। आज के डेट में जो पटना म्यूजियम की ही उत्पत्ति है, यहीं से आर्टिफैक्ट बिहार म्यूजियम को गया था और अभी दुनिया में अपना जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। देश में जितने भी मॉडल म्यूजियम बन रहे हैं उसमें भी हम काम कर रहे हैं और हर जगह या तो जूरी में हमारे महानिदेशक महोदय या मेरा क्यूरेटोरियल टीम के लोग हैं और हर जगह काम हो रही। तो पटना म्यूजियम जहाँ से बिहार म्यूजियम का क्रिएशन शुरू हुआ, तो पटना म्यूजियम को भी जीर्णोद्धार करें। 100 साल पुराने भवन हैं तो भवन का हमने स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन कर रहे हैं। साथ में ही लास्ट पिछले 3 वर्षों से लगभग 2.5 साल पूरे हो गए हैं, आईजीएनसी के साथ हमारा MOU हुआ था जो लगभग 15 करोड़ की लागत से बनी है, टैक्स इंक्लूड के साथ। और यहाँ पर जो संरक्षित जब हमने खोज शुरू की, बिहार म्यूजियम में लगभग 28,500 आर्टिफैक्ट गए हैं। उसके बाद रेस्ट अमाउंट ऑफ आर्टिफैक्ट जो यहाँ था, अभी तक हमने 35,000 आर्टिफैक्ट्स को डिजिटल कर डाले हैं। उसका आपने अभी देखा कि स्टेटस रिपोर्ट हमारे एक्सपर्ट बना रहे हैं और आईजीएनसी से आए हुए जो एक्सपर्ट हैं, कंजर्वेटर हैं, वो यहाँ पर निरंतर काम कर रहे हैं। सुबह 9-10 बजे लेटेस्ट शुरू हो जाता है, 9:30 से ही खुल जाता है। 5 कभी कभी हम 7-8 बजे तक काम करते हैं, क्योंकि जो कंजर्वेशन हो रहे हैं ये प्रदर्शनी में जाएगा। जब भवन पूर्ण रूप से रिस्टोर हो जाएगा, उसमें ढेर सारे कार्यालय वगैरह था तो उसको अब हटाए हैं तो गैलरी की संख्या बढ़ेगी और उसमें यही आर्टिफैक्ट जो काफ़ी दिनों से रखा हुआ था और उसमें कुछ इलाज की आवश्यकताएं थी। ये कह सकते हैं कि मेरा ये लैब एक तरह से हॉस्पिटल है आर्टिफैक्टों का, जहाँ पर उसका निरीक्षण होता है, क्या इसमें चाहिए, क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं, क्या हम इसको दबा देंगे या फिर दुरुस्त स्थिति में है तो उसका भी हम स्टेटस रिपोर्ट तैयार करते हैं और जिसमें जो रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हमारे एक्सपर्ट उस पर काम करते हैं, जो आप करते हुए देख रहे हैं। जो पर्याप्त उपकरण होने चाहिए वो सारे उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। आज के डेट में जो कंजर्वेशन के लिए जो वर्ल्ड पैमाना पर जो कुछ चाहिए वो सभी कुछ हम यहाँ पर लिए हैं। आप उधर भी देखें, यहाँ भी है। और एक लैब मेरा टैक्सीडर्मी का पुराने भवन में है, वहाँ भी काम चल रहा है तो उसका भी है। हम यहाँ पर स्कैनिंग भी करते हैं। अब जैसे
थनका पेंटिंग काफ़ी है, क्लॉथ को लेकर के ये काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। जो कपड़े पुराने ज़माने के हैं उसकी कैसे सिलाई होती है, उसकी पेंटिंग कैसे न खराब हो, थनकाज कैसे बहुत प्रसिद्ध कलेक्शन है हमारे पास, लगभग 150 करीब थनकाज के कलेक्शंस हैं। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं जो काफ़ी ख़राब या जीर्ण अवस्था में हो गए थे। और ये आप देख रहे हैं कि ऑयल पेंटिंग जो है ब्रिटिशर्स के, और इस तरह से डैनियल का आपने उधर देखा जो हमारे कंजर्वेटर उसकी सफाई कर रहे थे और उस पर जो भी रिक्वायरमेंट है वो कर रहे हैं। और ये चेतन जी हैं यहाँ जो जितने कंजर्वेटर हैं उनमें सबसे हेड ये हैं, उनके देख रेख में ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजर से आपकी चर्चा है, ये चेतन जी तो एक्सपर्ट फॉर द कंजर्वेशन वर्क। धन्यवाद सर, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। चलिए आइए हम चेतन जी से बात कर लेते हैं। चेतन जी, ये तो तस्वीर ही जिस व्यक्ति की होगी वो कम से कम 100 साल पुराने होंगे, तस्वीर और कितनी पुरानी होगी। वो सबसे पहले तो इसकी उम्र बताइए जो देखने में ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है। सर ऐसा कोई डिफाइंड डेट करना तो मुश्किल रहता है जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, बट विजिबल आप क्लूज से उससे बता सकते हैं कि ये 18th-19th सेंचुरी के, मोस्टली 18th सेंचुरी की पेंटिंग है। हम लोग बेसिकली मटेरियलिटी पे काम करते हैं कि पेंटिंग किस मीडियम में बनी हुई है, कौन सा कैनवस यूज़ हुआ है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उन्हें कैसे हम स्टॉप या डिले करते हैं उसकी पहले इन्हें पहचानेंगे, उसके बाद फिर उस हिसाब से इनका इलाज करेंगे। जी हाँ, कि जैसे ये ऑयल पेंटिंग है, ऑयल मीडियम है, तो उस हिसाब से इस पे हम केमिकल्स और उसकी डिटेरियोरेशन अलग होती है, उस हिसाब से इस पे ट्रीटमेंट होता है। एक और चीज़ बताइए, ये बहुत ही आकर्षक, ये आम रैक जैसा दिख रहा है लेकिन मैं जान रहा हूँ कि ये कोई आम रैक नहीं है। क्या खास है ये, क्योंकि बहुत ही कीमती और बहुत ही आकर्षक चीज़ें इसमें रखी गई है। ये अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफिकेशन चैम्बर है, तो इसमें जैसे जो हमारे पेपर या कोई भी ऑर्गेनिक वस्तु होती है वो कड़ी हो जाती है, उसमें से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो ये बहुत धीरे धीरे अल्ट्रासोनिक मिस्ट की तरह ह्यूमिडिफिकेशन देता है, तो इससे ऑब्जेक्ट आपका रिलैक्स हो जाता है। तो ज़्यादा पानी होने से ख़राब ना हो और कम पानी होने से वो सूखा ना रह जाए, ये उपाय किया जा रहा है। जी जी हाँ, तो ये बहुत देख पा रहे हैं हमारे विभूति राजेंद्र बाबू भी इसमें नज़र आ रहे हैं। तो अब ये मशीन चालू हो गई, तो वो आप सामान पहचान के कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से टाइमिंग सेट करते से टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन लेवल आप सेट कर सकते हैं कि 60 डिग्री 60% होना चाहिए, 70% या 80%, उस हैं। हिसाब सर्टिफिकेट्स भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद डॉक्टर ऑफ लॉ, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द ऑनरेरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लॉ इन दिस यूनिवर्सिटी हैज़ बिन कन्फर्ड अपॉन। अच्छा, ये राजेंद्र प्रसाद की डिग्री है। ये सारी ऑनरेरी डिग्रीज जो हैं राजेंद्र प्रसाद के कलेक्शन। देखिए, देश के पहले राष्ट्रपति की डिग्री, लॉ की डिग्री यहाँ संरक्षित है, यहाँ सुरक्षित है, और भी जो उनकी तमाम उपलब्धियाँ हैं, मास्टर ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का है। ये एनुअल एग्ज़ाम इन द ईयर 1915 एंड दैट ही वाज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्लास। ये भी राजेंद्र प्रसाद की डिग्री है, फर्स्ट क्लास जो उन्होंने अचीव किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। ये डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री है उनकी। तो ये राजेंद्र प्रसाद की डिग्री है जो आम लोग देख पाएँ। और ये देखिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेस्पेक्टेड सर। तो ये एक कह सकते हैं आजकल लोग जो प्रशंसा पत्र देते हैं, शायद ये वो है, कुछ उस तरह की चीज़ें हैं। जहाँ जहाँ पर भी जाते थे तो सब लोग ऐसे टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, तो ये ऑनरेरी डिग्रीज हो गई। हर क्षेत्र में उनकी आर्ट का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, तो राजेंद्र प्रसाद कलेक्शन जो यहाँ पर है वो काफ़ी अच्छा यूनिक कलेक्शन है। मैं इसे देखकर व्यक्तिगत रूप से इतना उत्साहित हूँ, मतलब इतिहास से एक जुड़ाव है, राजेंद्र प्रसाद से एक जुड़ाव महसूस कराती है ये चीज़ें। तो ये आम लोगों के लिए कब उपलब्ध हो जाएगी? ये तो सर आपको सुनील सर बताएंगे। मोस्टली इस साल ये कुछ गैलरीज खोल देंगे और नेक्स्ट ईयर से फुल फ्लेजेड पूरा। अभी काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस है। देखिए कितनी कीमती चीज़ें हैं, जो धरोहर है हमारे विभूतियों से संबंधित, वो यहाँ सुरक्षित रखी गई हैं, सहेज कर रखी गई हैं। और आप मतलब अनुमान नहीं लगा सकते उन्हें देखकर मैं कितना रोमांचित हो रहा हूँ। तो आप जब इन्हें देखेंगे तो आपके रोमांच की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। काम प्रगति पर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो वो जोर शोर से चल रहा है, संरक्षण का काम है वो जोर शोर से चल रहा है, और आपको यहाँ आना बनता है। भले ही ये इलाका लोगों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन हमारे कार्यक्रम के माध्यम से और सुनील सर के माध्यम से एक्सक्लूसिव कशिश न्यूज़ पर आपको ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक और हिस्से में आपको लिए चलेंगे, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम इस समय हैं जादूघर में और जादूघर की जादुई चीज़ों से आपको रूबरू करा रहे हैं। और ऐसा ही एक कमरा जादू से भरा हुआ है क्योंकि यहाँ चीज़ों को सुरक्षित संरक्षित रखा जाता है। और हमारे साथ सुनील सर भी लगातार मौजूद हैं, ये खुद देख रहे हैं कि किस तरह से कामकाज हो रहा है। सुनील सर, आम चीज़ घरों का स्टोर रूम सबसे अंधेरा और सबसे उबाऊ कमरा होता है। ये भी स्टोर रूम जैसा ही है लेकिन कुछ ज़्यादा ही चकाचक, और यहाँ लगता है कि हाँ 10 मिनट हम रुक सकते हैं। 10 मिनट नहीं, आप दिन भर रुक सकते हैं, ऐसी जगहें हैं। पहले जो स्टोर होता था खास करके आर्टिफैक्ट को रखने के लिए, घर का आप चर्चा किए ही, वो भी गोदाम, नाम ही गोदाम है, अंधेरे होनार ये। लेकिन बिहार म्यूजियम ने दुनिया को एक नया चीज़ दिया कि कैसे आर्टिफैक्ट जो गोदाम में होते हैं वो भी उतने ही मूल्यवान हैं, तो उसको कैसे रिसर्चर्स देख सकें, स्कॉलर्स आकर अध्ययन कर सकें। तो अंधेरे कमरा नहीं बल्कि उसको वही एटमॉस्फेयर हम दे रहे हैं जो हमारे गैलरी में होते हैं। और इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो आप डॉक्टरी वाला, यानी मेरा कंजर्वेशन विंग जो मैं जिसको डॉक्टर यूज करता हूँ हॉस्पिटल के रूप में, यानी इन आर्टिफैक्टों का हॉस्पिटल कह सकते हैं, लेबोरेटरी, तो वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट होता है। यदि जिनकी रिक्वायरमेंट जो होती है उनको रखा जाता है और एक एक का बड़ी बारीकी से इसका अध्ययन किया जाता है और टोटल डॉक्यूमेंटेशन डिजिटलाइजेशन के साथ लोगों को ये दिया जाता है। और यहाँ आकर के कोई उबाऊ ना हो, क्योंकि एक सुंदर क्लाइमेट हो। यहाँ संख्या चूँकि आर्टिफैक्ट के ज़्यादा है तो हम पब्लिक कहाँ कब पब्लिक के लिए हम इसको नहीं खोलते, बल्कि रिसर्चर्स के लिए, अध्ययन करने वालों के एक्सेस करने में। यदि मैं अपने कुरेटर को ये बताऊं कि मुझे मटेरियल चाहिए तो विद इन द 10 मिनट 5 मिनट, कुछ तो 2 मिनट में भी हमें उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि टोटल के टोटल डॉक्यूमेंटेड है और कहाँ रखा है, इसका लोकेशन वगैरह सब मार्क किया हुआ है। मेरे कुरेटर्स डॉक्टर शंकर जय किशन इस एरिया को देख रहे हैं, वो भी बल्कि इसमें होंगे कार्यरत। क्या क्या है इस एरिया में? इसमें यहाँ स्टोन के स्कल्पचर्स हैं जो आप सुन रखे हैं कि पाटलिपुत्रा लकड़ी से बने हुए चारों तरफ से परकोटे थे, लकड़ी के महल थे जो काफ़ी नष्ट हो गए, और उसमें पत्थर के पॉलिश्ड पत्थर, खास करके मौर्य काल में, जिसकी चर्चा मेगास्थनीज वगैरह भी किए हैं, कई ट्रेवलर ने किया है। तो यहाँ पर जो उत्खनन में बहुत बहुत ढेर सारे लकड़ियाँ मिले, हम ऊपर में रखवाए हुए हैं। उधर भी है, उस साइड देखिए बड़े लकड़ी, ये साल के वृक्ष हैं, इसमें के सेमी फॉसिलाइड सिचुएशन हो गया, जो हम कुछ इसमें से डिस्प्ले भी किए हैं। और इस तरह के ढेर सारे चीज़ें, और जो साहित्य में ट्रेवलर्स के द्वारा उल्लेख किया गया है उसमें, और पुरातात्विक उत्खनन, तीनों को मिलाकर के हमने पाटली गैलरी का निर्माण किया है, जहां आपको फील कर सकें, आप सोच सकें कि कैसा ये रहा होगा। तो इसमें वैज्ञानिक तथ्य, ट्रेवलर के रिकॉर्ड और साहित्यिक तथ्य को लेते हुए हम गैलरी भी बना रहे हैं। हम अपने दर्शकों को याद दिलाएं, जिस पाटली गैलरी का सर जिक्र कर रहे हैं उस पर हमने विशेष कार्यक्रम बनाया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो पाटली गैलरी से संबंधित वो विशेष कार्यक्रम मिल जाएगा। क्यूरेटर इन्हीं का जिक्र कर रहे थे आप, डॉक्टर शंकर जय किशन जी। क्या कुछ खास है हमारे पास? सर कह रहे थे कि स्कॉलर्स भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम इतना उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, मतलब बेस्ट अवेलेबल इन इंडिया। ऐसा है कि जो भी एक्सकवेशन से हमें प्राप्त हुए हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पटना में, और जो पाटलिपुत्र का जो रिमेन्स मिला है और जो पहले से संग्रहित रहा है पटना संग्रहालय में, तो मैं 2014 में जब ज्वाइन किया था तो स्टोर 3 के नाम से एक स्टोर था जो कि ओल्ड बिल्डिंग में है। और अभी तो वो अभी उसको हम लोग रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं गैलरी को, तो वहीं से ये सारे मटेरियल हम लोगों ने लाया है। और जब मैं उसको डॉक्यूमेंट कर रहा था 2014 में, तो काफ़ी वर्स्ट कंडीशन था, मैं वहाँ खड़ा नहीं रह पा रहा था, लाइट वगैरह की प्रॉब्लम थी। पहले लेबर्स लोग को बोल के साफ़ सफाई करवाया उसको, मतलब एक्सपर्ट नहीं, लेबर पहले लगते थे। हाँ। जैसे वहाँ कहीं भी रख दिए किसी कोने में, बोड़े में बांध कर। हाँ, बहुत डस्ट होता था। अभी हम लोग रेगुलर सफाई करते हैं, फिर भी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा बहुत डस्ट है। तो रेगुलर सफाई के बाद यदि डस्ट है तो वो तो कई महीनों तक नहीं खोलते थे। तो अभी हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो भी स्कॉलर्स आ रहे हैं वो बैठ के और स्टडी कर सकें, ताकि जो बहुमूल्य मटेरियल खुदाई से मिला है उसको जनमानस
के समक्ष लाया जा सके, उसको शोध के माध्यम से। देखने वाले अच्छे कंडीशन में देखें, पढ़ने वाले उसे अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। हर सुविधा यहाँ अवेलेबल हो रही है। अवेलेबल है, चूंकि अभी जो कंसेप्ट आया है वर्ल्ड आर्कोलॉजी म्यूजियम में विजुअल स्टोरेज का, तो आपने देखा होगा कि आप जो रीजनल म्यूजियम्स जाएंगे तो बहुत सारे जो स्टोर का कंडीशंस होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, वहाँ स्टडी नहीं कर सकते हैं लोग। आप बिहार म्यूजियम में भी जाएंगे तो एक विजुअल स्टोरेज गैलरी ही है जहाँ घंटों रिसर्च स्कॉलर रह के और वहाँ स्टडी कर सकते हैं। वो सब तो ठीक है, ये बताइए ये ईंट पत्थर कौन स्टोर करता है या कुछ खास है? ये कहानियां हैं कुछ इसमें छिपी हुई जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, स्कॉलर समझ जाएंगे। हाँ हाँ, क्या होता है ना कि कई सारे पीरियड्स हैं, जैसे मौर्य पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, शुंगा कुषाणा पाल पीरियड है, तो सब पीरियड के अलग अलग ब्रिक साइज होते हैं। तो ब्रिक साइज के आधार पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि स्ट्रक्चर किस पीरियड का रहा है। जैसे पाटली गैलरी में आप देखेंगे कि हम लोगों ने 5 ब्रिक को डिस्प्ले किया है। हाँ वहाँ है। हाँ, ताकि जो भी विजिटर आए उनको पता चले कि एंशियंट टाइम में किस तरह का किस शेप का ब्रिक रहा है और कौन कौन पीरियड में कब से ब्रिक स्टार्ट हुआ है, तो वो डिस्प्ले हम लोगों ने करवाया। बिल्कुल, तो यहाँ अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग रैक है। पाटलिपुत्र का ये रैक है, यानी कि संभवतः उस काल की, उस समय की, उस स्थान विशेष की संरक्षित चीज़ें हैं जिसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। और बाकायदा हर आम लोगों की नज़र में ये भले पत्थर के टुकड़े होंगे, लेकिन पारखी नज़रों में ये अपने आप में कहानियाँ समेटे हुए है। और इतना ही नहीं है, आप देखिए खजाना है, जिस तरह से खजाने को बक्से में सहेज कर रखा जाता है, ताला बंद करके रखा जाता है, तो हर बक्से में अलग अलग कहानी है। समय के साथ इन्हें सजीव किया जाएगा और आम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए इन कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि वो समझ सकें। काफ़ी खजाना हम समेट कर रखे हुए हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम इस म्यूजियम को, ये एरिया जो रिजर्व एरिया या जिस एरिया में आप घूम रहे हैं, ऑफिस है एक साइड, और तो जब हमने एंटिक्विटी शिफ्ट कर लिया तो उसमें कुछ ऐसे बक्से पड़े थे जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, और कुछ अलमीरा था जिसके ताले के चाबी नहीं थे। जब मैंने कुरेटर्स वगैरह से पता किया तो पता लगा कि सर ये तो बरसों से बंद है, मुझे नहीं पता। जिसमें इसमें आप देख सकते हैं KPJRI बॉक्स नंबर 18 तो इस तरह के ढेर सारे बॉक्स हमें मिले, लगभग 50 के आसपास। हमारे माननीय अंजनी कुमार सिंह सर से हमने जब डिस्कस किया तो एंटिक्विटी का बड़ी ये होता है कि बड़ी इजी वे में आप कुछ नहीं कर सकते, एंटिक्विटी है। तो कहा क्या कर सकते हो? उनके सर उसको देखना चाहिए, तो चाबी खुजवाओ। चाबी नहीं मिलने पर फिर कमेटी टेंटेटिव बनाए, और जब हम उस बक्सा को, तो उसमें से लगभग 40 बक्से ऐसे थे जिसमें आर्टिफैक्ट्स थे जो विभिन्न जगहों पर खुदाई हुए, 1952 में हुए, 70 के दशक में हुए, 60 के दशक में, और 80-90 के दशक तक जो खुदाई हुए उसके आर्टिफैक्ट, लगभग 10,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट मिले, और उसको हमने संरक्षित किया। और कुछ साइट पर तो ऐसे थे आर्टिफैक्ट्स, अब देखिए कि ये चीज़ें जैसे हम खोलते हैं और सबको प्रॉपर हम इसको क्लीन करके, हाँ, नहीं तो दीमक लगी हुई किसी में एज इट इज भी था, लेकिन ज़्यादा में जो लाते समय पुआल और या पेपर दे के आपने उसको बचाने का प्रयास किया, कॉटन दे के, वो सब दीमक लग गए थे, बहुत ख़राब थे, तो उसको हम दुरुस्त कर किए और एक एक बक्से में सबका टैग लगा करके, सबकी नंबरिंग करके यहाँ पर लगाया है। और ये कह सकते हैं कि जिसकी जानकारी किसी समय जब खुदाई हुआ होगा, या जैसे अभी बलराजगढ़ की खुदाई हो रही है, कहीं की भी खुदाई होती है, धूमधाम से होती है, उस समय रहा होगा। कुछ का रिपोर्ट भी छपा है, कुछ का नहीं छपा है, तो जिसका छप गया है उसको भी हम उसके आर्टिफैक्ट को सुरक्षित रख रहे हैं। जिनका नहीं छपा है उस पर हम प्रयास करेंगे कि उसकी रिपोर्ट आ जाए, तो उसके लिए टेक्निकल कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बना करके हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो चीज़ लोगों को नहीं पता था, मेरे कुरेटर्स वगैरह भूल गए थे कि इसमें क्या हो सकता है, तो ये इस तरह के सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और ये सब निकल करके उसके अंदर में बंद पड़े थे। अब ये देखिए कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी डिजाइन है, टेराकोटा की है। ये अलग अलग पीरियड के इसमें हमें मिलते हैं। खास करके यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध के समय से, यानी NVP पीरियड जिसको बोलते हैं, द्वितीय नगरीकरण, महाजनपद काल, जब हम प्रथम गणतंत्र भी इसी एरिया में पनपा और भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली रहा है, उस समय से लेकर के मौर्य काल में हम बहुत वैभवशाली हो गए। और ये चीज़ें पाल काल तक
कंटिन्यू रहा, उसके बाद हास भी हुए। और यहाँ पर ये बच्चे जो हैं, जैसे पटना यूनिवर्सिटी से या आर्कियोलॉजी जैसे हम लोग आए हैं, तो हम बनारस यूनिवर्सिटी से थे, उसके बाद हमने एएसआई की ट्रेनिंग किया है। मेरे कुरेटर हैं, ये भी एएसआई पटना यूनिवर्सिटी से हैं, एएसआई से ट्रेनिंग किया है। इसी तरह के बच्चे को हमने यहाँ लगा रखा है। ये सुब्रा सुमन है जो यहाँ काम कर रही है, ये डॉक्यूमेंटेशन तैयार करती है सर इनके देख रेख में, फिर ये प्रॉपर हमारे पास पहुँचता है। हम एक एक आर्टिफैक्ट का डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन हो रही है, और निकट भविष्य में ये सब वेबसाइट पर भी लोड होंगे। तो ये मैसिव वर्क हो रहा है, सरकार को भी इसके लिए आभार और हमें संतुष्टि मिलती है इस तरह की, क्योंकि मैं पुरातत्व का छात्र हूँ और मुझे अच्छा लगता है इसमें काम करने में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, सिर्फ उन बक्सों में जो आप किनारे कोने में रखे हुए देख रहे थे, कम से कम 10,000 कहानियां हैं। हर पत्थर एक कहानी कह रहा है, हर पत्थर समय के एक विशेष व्यक्ति से जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहा है और उसे सुरक्षित रखना जरूरी है। तो जो कहते हैं ना, लिटरली मैमथ वर्क, तो इस म्यूजियम में वो मैमथ वर्क हो रहा है सुनील सर की देखरेख में, और हर चीज़ों को समय के साथ आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। तो इतनी कहानियां हैं कि आधे घंटे में हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जो कभी भी आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा, उस एरिया से ये खास पेशकश लेकर आए हैं कशिश न्यूज़ पर। तो आप इसे देखिए, समझिए और इसके प्रदर्शनी के इंतज़ार में नहीं रहिए, क्योंकि ऐसी हज़ारों कलाकृतियाँ अभी भी प्रदर्शित हैं। तो आप जादूघर आ सकते हैं और समय के जादू को महसूस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी फिरोज़ और नवनीत के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़, पटना।